आज हम देखेंगे कक्षा 10 की मैथ्स पहले कुछ चीज़ें आपको समझनी चाहिए, तभी आपको ये प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं वो समझ में आएंगे। तो पहले तो आपको समझना है कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या तो इसमें एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं आती हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह अनंत संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तो पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या में शून्य जोड़ने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। मतलब यह हुआ कि शून्य एवं सभी प्राकृत संख्याएं मिलकर पूर्ण संख्याएं बनाती हैं। पूर्ण संख्याएं बनाती हैं। अब अगला है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या, शून्य एवं सभी धनात्मक संख्याएं आती हैं। धनात्मक संख्याएं आती हैं। तो पूर्णांक संख्या आपको याद रखना है कि इसमें ऋणात्मक संख्या, शून्य एवं सभी धनात्मक संख्याएं आती हैं। तो पूर्णांक संख्या का मतलब क्या हुआ? पूर्णांक संख्या में क्या क्या आता है? शून्य आता है, 1, 2, 3, 4 और सभी प्राकृत संख्या मतलब अनंत तक। ऋणात्मक संख्या आती हैं -1, -2, -3 और इसी तरह की सभी ऋणात्मक संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती है। इतना समझ में आने के बाद फिर से एक बार, प्राकृत संख्या में 1, 2, 3 और सभी जो संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्या में आती हैं। पूर्ण संख्या में शून्य एवं सभी प्राकृत संख्या मिलके क्या बनाती हैं? पूर्ण संख्या बनाती हैं। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या में आती हैं। पूर्णांक संख्या में 0, 1, 2, 3, 4 और सभी प्राकृत संख्याएं मतलब अनंत तक, और सभी ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3 ये सभी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं, 0 और सभी प्राकृत संख्याएं मिलकर क्या बनाती हैं? पूर्णांक संख्या बनाती है।
अब इसके बाद हम देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q बराबर नहीं है 0। जहां Q बराबर 0 नहीं है, मतलब 0 को छोड़कर और कोई अगर पूर्णांक संख्या है हर में और अंश में भी, तो इसे परिमेय संख्या कहा जाएगा। इसमें जरूरी यह है कि जो Q है, Q जो है वो 0 नहीं होगा, 0 के अलावा और कोई पूर्णांक संख्या हो सकती है। ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। अब है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं ना। तो परिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q बराबर नहीं हो 0, मतलब हर में शून्य नहीं होगा और कोई संख्या हो सकती है शून्य नहीं होगा। अपरिमेय संख्या वह है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। ये परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है। एक होती है शांत परिमेय संख्या, ये दो प्रकार की होती है। पहला है शांत परिमेय संख्या और दूसरा है अनावसानी आवर्ती परिमेय संख्या। अब ये शांत परिमेय संख्या क्या होती है समझने का प्रयास करते हैं। शांत परिमेय संख्या जैसे दिया हुआ है 1/2, 1/2 तो 1/2 में एक में 2 का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? भाग न खाए लब्धे शून्य, दशमलव लग जाएगा, यहाँ शून्य आ जाएगा और 2 पंचे 10 आ जाएगा। ये आ गया। तो ये शांत है क्योंकि पूरा का पूरा भाग चला जा रहा है। जिसमें पूरा का पूरा भाग चला जाता है उसको क्या कहते हैं? शांत परिमेय संख्या कहते हैं। अब दूसरा है अनावसानी आवर्ती परिमेय संख्या। तो ये क्या होता है? जैसे देखिए 1/3 दिया हुआ है, 1/3 बराबर क्या जाएगा? 0.3। फिर इसका भाग करके देखते हैं, 1 में 3 का भाग करिए
तो भाग न खाए लब्धे शून्य, दशमलव लग जाएगा, यहाँ शून्य आ गया, 3 त्रिकाई 9, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर शून्य लेंगे, 3 त्रिकाई 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 लेंगे, फिर 3 त्रिकाई 9। तो इस तरह से ये आता जाएगा, आवर्ती है, मतलब वही संख्या बार बार रिपीट होगी। तो इसको ही क्या कहा जाता है, अनवसानी आवर्ती परिमेय संख्या कहा जाता है। इसको बराबर क्या लिख देते हैं हम, बराबर लिख देते हैं 0.3 बार। जो होती है परिमेय संख्या। अब समझने की कोशिश करते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या देखते हैं हम, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जैसे 5 है, वो अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। इसमें होता क्या है देखते हैं, कितना टाइम। तो रूट दो जो है वो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसमें देखते हैं, तो हम सीधे देखते हैं प्रश्नावली 1.3। इसमें पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है। तो हल देखते हैं हम, हल जिसमें हम मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, ऐसा हम मान लेते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ए एवं बी ऐसी पूर्णांक संख्या लेते हैं, ऐसी पूर्णांक संख्या लेते हैं जिसमें √5 = a/b एवं जहां b = नहीं है 0 एवं a एवं b सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब इसमें आपको समझना ये है कि ये सह अभाज्य संख्या क्या होती है। सह अभाज्य संख्या का मतलब ये है कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो a और b, एक के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे a और b दोनों विभाजित हो जाए। तो सह अभाज्य का मतलब क्या होता है कि a और b का एक के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित कर सके। सह अभाज्य का मतलब ये होता है। तो आगे चले, सह अभाज्य का मतलब समझ लीजिए आप। जैसे है 2/3, 2 और 3 क्या है, सह अभाज्य होंगी, क्योंकि इनको विभाजित करने वाला कोई भी संख्या नहीं है, एक ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित कर सके। इसको ही क्या कहा जाता है, सह अभाज्य संख्या। तो a और b कैसी संख्याएं हैं, 2 और 3 जैसे ही सह अभाज्य संख्याएं हैं जिनको एक के अलावा और कोई समान फैक्टर नहीं है। ऐसी कोई संख्या नहीं है एक के अलावा जो इन दोनों को विभाजित कर सके। इसको ही कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। अब आगे देखते हैं,
तो हमने क्या माना कि एक के अलावा और कोई संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित कर सके। तो ये दोनों a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो a और b दोनों को विभाजित कर सके, ऐसा ये। तो √5 इक्वल टू क्या है, a/b। √5 इक्वल टू है a/b। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, √5 का x² हो जाएगा इक्वल टू a/b का x² हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो क्या आ गया, 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a²/bx² आ जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 5bx² इक्वल टू a²। ये हो गया। तो इस स्थिति में a² जो है वो 5 से डिवाइड होगा, अतः a² विभाजित होगा किससे, 5 से। तब यदि ऐसा है a² अगर 5 से विभाजित हो रहा है तब a भी 5 से विभाजित होगा, ऐसा एक थ्योरम में दिया हुआ है, एक प्रमेय में ऐसा सिद्ध किया हुआ है किताब में। यदि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वो संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी। मतलब a² अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो a भी 5 से विभाजित होगा। आगे चलें। तब c एक पूर्णांक है, और a इक्वल टू क्या है, 5c। मतलब एक ऐसी पूर्णांक संख्या जिसका 5 में गुणा करने पर वो a के बराबर हो जाती है। ऐसी संख्या का हमने 5 में गुणा कर दिया। अब a बराबर क्या हो गया, 5c हो गया। अब दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे। दोनों पक्ष का, इसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर से झिलमिलाने लगा। तो सीधा रखो, वो तुम डायरेक्शन उसका गलत रखते हो इसलिए झिलमिला। ऐसे रखो, ऐसे रखो, थोड़ा सा खड़े हो जाओ। अच्छा, ये थोड़ा सा हटा करना पड़ेगा। तो इसका दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a² इक्वल टू आ जाएगा 5c का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब देखिए आगे, तो यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए तो क्या आ जाएगा, a² इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25c² ये आ गया। अब वहां पे हमने पहले क्या देखा था, अब देखिए a² यहाँ पर हमने देखा था a² इक्वल टू क्या है, 5bx²। तो a² के स्थान पे a² का वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 5bx² इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25c² अब bx² इक्वल टू क्या आएगा बताइए, 25c² अपॉन 5 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे
तो कितना आ जाएगा, बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 5c(x²). तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि ए जो है ए स्क्वायर विभाजित होता है 5 से, तो ए भी 5 से विभाजित होगा। मतलब ए बटे बी में, ए बटे बी हमने माना था, ए बटे बी, यही याद समझना है। यहाँ ए बटे बी क्या माना था, हमने पहले माना था √5 इक्वल टू क्या है, ए बटे बी, जिसमें ए और बी को विभाजित करने वाली कोई भी संख्या नहीं है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो ए और बी दोनों को विभाजित करे। क्यों? क्योंकि ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। और यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने देखा कि ए जो है वो 5 से विभाजित हो रहा है, इसको समझना है। अब आगे देखते हैं। तो क्या देखा, अभी हमने देखा कि जो ए है वो किससे विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5c(x²) है। इसका मतलब ये हुआ कि बी एक्स स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा, अतः बी एक्स स्क्वायर विभाजित होगा किससे होगा, 5 से, 5 से। तो यदि बी एक्स स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो बी भी 5 से विभाजित होगा, तो बी भी 5 से विभाजित होगा। देखिए, पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ए जो है वो 5 से विभाजित है। फिर यहाँ हमने ये देखा कि बी भी 5 से विभाजित है। मतलब क्या हुआ कि ए और बी दोनों 5 से विभाजित हैं, जो क्या है, गलत है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि ए और बी दोनों क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो ए और बी को विभाजित कर सके। लेकिन यह तथ्य विरोधाभासपूर्ण है, विरोधाभासपूर्ण है, क्योंकि ए एवं बी सह अभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं कैसी हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। हमने कहा था कि ए और बी कैसी है, पूर्णांक संख्याएं। तो यह विरोधाभास जो है वो किस लिए हुआ, ये विरोधाभास इसलिए हुआ क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण ये मान लिया था कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो आगे लिखेंगे, यह विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। तो हमने जो कल्पना की थी कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है, ये जो हमने कल्पना की थी वो गलत थी। अतः यह निष्कर्ष निकलता है, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, बस यही सिद्ध करना था।
यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो इस तरह पहला क्वेश्चन हमने देख लिया। आप इसको देखिए और फिर बाकी जो क्वेश्चन है, कितना टाइम, ठीक है, आप इसको देखिए। इसके बाद जो और क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।